अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी एक्सपोर्ट बैन ऑफ इंडियन ऑटो स्पेयर पार्ट्स टू बांग्लादेशी। डीडी रेट की वीडियो है जी, रीजनल वीडियो को लाइक सब वीडियो को लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं सना अमजदी का वीडियो है। टाइटल है इंडियन ऑटो पार्ट्स कंपनीज स्टॉप एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश क्राइम। तो स्टॉप तो नहीं किया है, हाँ मतलब स्टॉप कर दिया एक तरह से। एक्चुअली प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे क्योस मचा हुआ है, वहाँ पे कंपनीज जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो प्रॉब्लम भी आ रही थी, लेकिन रोक भी दिया है। मैं आपको सबसे पहले जो सीटीआई के चेयरमैन हैं उनकी बात सुनवा देता हूं ताकि खबर पुख्ता जानकारी आपको मिल जाए। सुनिए। सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल की मार्केट है, और अगर हम भारत बांग्लादेश के ऑटो पार्ट्स बिजनेस की बात करें तो हर महीने भारत से लगभग 1,000 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स का सामान बांग्लादेश को जाता है, और बांग्लादेश अपने कुल आयात का लगभग 90% ऑटो पार्ट्स का सामान भारत से खरीदता है। 2023-24 में लगभग 7,30,600 शिपमेंट भारत से हुई है, और लगभग 4,155 भारत के व्यापारियों ने लगभग 7,863 बांग्लादेश के व्यापारियों को ऑटो पार्ट्स का सामान भेजा, जिनमें मारुति, हुंडई, होंडा, टोयोटा, शेवरोलेट, तमाम कंपनियों के ऑटो पार्ट्स के सामान दिल्ली के कश्मीरी गेट से, पश्चिम बंगाल से, आदि जगहों से बांग्लादेश को जाते रहे हैं। सुन लिया आपने। और मैं आपको बता दूं कि भारत जो है उसका ऑटो स्पेयर का जो पार्ट्स का जो मार्केट है वो पूरे एशिया में, जैसा कि इन्होंने बताया, सबसे बड़ा है। और हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पेयर पार्ट्स की वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान भी बहुत पहले से उठा सकता था, नहीं उठा पा रहा। बांग्लादेश उठा रहा था, लेकिन अब वही है कि भाई अब पंगे लोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। अब देखना बांग्लादेश में क्या होगा। गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे नहीं तो उनकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगी। देखते रहिए। फिर आपको चाइना से मंगाना पड़ेगा, और अगर आप चाइना से स्पेयर पार्ट मंगाते हो वो 2 गुनी कीमत पर पड़ेगा। अगर एक नट बोल्ट भी आप मंगाओगे ना वो 10 रुपए का बदले 20 रुपए का पड़ेगा। तो और मजा आएगा, आपके डॉलर्स और खर्च होंगे। आपको भी पाकिस्तान बनना है, आपके भी फॉरेक्स रिजर्व में 10 बिलियन से नीचे लेकर आना है, और ये हो जाएगा। अभी तो शायद 19-20 बिलियन डॉलर हैं आपके पास फॉरेक्स रिजर्व में। आपके फॉरेक्स रिजर्व में 19-20 बिलियन डॉलर हैं। 19-20 बिलियन क्या होते हैं? यूं हवा होंगे, यूं। आप देखते रहिए। भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अब इंडिया की सरकार के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी मैदान में आ चुकी हैं। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने अब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि खाने पीने की जो चीजें इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उन तमाम पर रोक लगा दी। उसके बाद इंडिया के अंदर बांग्लादेशों के खिलाफ क्रैकडाउन। नहीं, ये खबर सही नहीं है। खाने पीने के सामानों पर कोई रोक नहीं है, बिल्कुल रोक नहीं है। मैं ये खबर आपको दिखा देता हूं। बांग्लादेश को आलू की जरूरत थी, आई थिंक 300-400 टन आलू जो है, या 250 टन आलू भारत ने ट्रेन के जरिए भेजे हैं। और ये बांग्लादेशी अखबार की खबर है, ये मेरी खबर नहीं है। वहां पे आलू महंगा हो गया, 90 टका का 1 किलो आलू हो गया, मतलब 90 रुपए बांग्लादेशी में 90 रुपए में 1 किलो आलू हो गया। तो आलू की कमी थी तो हमने आलू भेजा है। तो ये मत कहिए कि हमने खाने पीने का सामान रोक दिया, बिल्कुल नहीं रोका है। खाने पीने का सामान नहीं रुका है। ये तो फर्जी न्यूज़ है ये कि चावल बैन कर दिया और ये बैन कर दिया और वो बैन कर दिया। नहीं बैन किया। और बांग्लादेश खुद बहुत चावल उत्पादन करता है, राइस प्रोडक्शन में बांग्लादेश भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऑटो स्पेयर पार्ट्स पे ये काम जरूर होगा। क्रैकडाउन शुरू हो गया। वो बांग्लादेशी जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे थे उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ऑटो पार्ट कंपनीज हैं, वो भी बांग्लादेश से काफी नाराज नजर आ रही हैं। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा फैसला है कि अगर इंडिया अपने इस फैसले पर कायम रहा तो बांग्लादेश में चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश का कोई बुरा हाल नहीं होने वाला, ठीक है। एक मुल्क के लिए अगर इंडिया नहीं दे रहा तो उसमें उसका लॉस है, ठीक है। उसके लिए और बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं।
अगर ये कहे कि शेख हसीना वाजिद चली गई है तो उसके बाद इंडिया सिर्फ उसी के साथ ही चल रहा था, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई मुल्क किसी के जाने से रुक नहीं सकता। यहाँ पे नए लीडर आए, नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी, नए जवान आएंगे, यानी कि जितना भी ये सब कुछ नया होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ समझ जाएगा सब कुछ। सर अभी तो बांग्लादेश रुक गया है ना। चलिए, आपके इस लॉजिक को मैं आपकी ही कंट्री पर लागू करता हूं सर। 2019 में, आज से 5 साल पहले, आपके जो प्यारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी, भारत से बंद कर दी। भारत से कोई सामान नहीं जा रहा। क्या आपके यहां हालात ठीक हैं? क्या आपने उससे पार पा लिया? क्या महंगाई कम हो गई है? आपको पता है, आप जाकर पता करिए, आपके यहां चीजें हमारे यहां से जा रही हैं, लेकिन कीमत ज्यादा देनी पड़ रही है। आपके डॉलर्स ज्यादा खर्च हो रहे हैं उस चक्कर में। जो चीज ट्रेड होने से जो चीज 1 रुपए में मिल जाती है वो आपको 2 रुपए में मिल रही है वाया दुबई। तो नुकसान भारत का हुआ या पाकिस्तान का हुआ? सोचिएगा। आप लोग पटाख से ये लॉजिक देते हैं, पहले अपने पर लागू करके देखिए कि आपके यहां ये लॉजिक काम कर रहा है। नहीं कर रहा तो फिर दूसरे के यहां कैसे करेगा? क्या आपके यहां नई सोच नहीं आई है? अब ये सब फालतू की बकवास की बातें करिएगा कि नहीं बांग्लादेश कर लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा। घंटा नहीं कर पाएगा। जब आप नहीं कर पाए, 5 साल हो गए, कैसे आलू प्याज खा रहे हैं आप? आटा कैसे रुपए किलो खा रहे हैं? गैस कैसे रुपए किलो, कैसे सिलेंडर आ रही है आपके पास? कितने का आ रहा है? आइडिया है कुछ? तेल कैसे लीटर आ रहा है आपके यहाँ, खाने का तेल? आइडिया है कुछ? आज से 5 साल पहले और 5 साल में फर्क दिखा आपको? ज्ञान देने तो चले आते हैं, लेकिन नॉलेज धेले भर की नहीं है ना। देखिए, हम बात करें तो अगस्त के महीने में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद की जो कहले हुकूमत थी उसका तख्ता पलट गया था, लेकिन आज तक जो है बांग्लादेश एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? फिर इसकी सबसे मेन रीजन यही है कि जिसने मुल्क हमारा पाकिस्तान तोड़ा था ना, उनके मुंह पे तमाचे बज रहे हैं, आज उन्हीं के पुतले जलाए जा रहे हैं। जिन्होंने मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं, आज उनके मुंह पे थप्पड़ बज रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। अगर ये कहें कि प्याज नहीं मिल रहे, टमाटर नहीं मिल रहे या कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। जैसे उनका अभी वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो पाकिस्तान ऑलवेज उसके साथ खड़ा होगा। मुझे जहां तक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इस चीज को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो बल्कि उसका साथ देंगे और उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा होगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ? क्या हम 1971 की वॉर भूल गए हैं? क्या हम 93,000 का जो ताना हमें इंडिया मारता है, क्या हम वो भूल गए हैं? क्या हम भूल गए कि कैसे बांग्लादेश ने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश? मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि आपकी जब सबसे बड़ी चीज है वो भूल गई नहीं गई। उसके रीजन जिन्होंने तोड़ा था वो तो तोड़ के खत्म हो गया। अब नई यूथ आइए, नए लोग आए, नया कुछ करेंगे, कुछ बड़ी चीज सोचेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे हमारे ये छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं उसमें नया मुल्क तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसका हल निकाला जाता है। मुल्क तोड़ने की बात नहीं की जाती, उसके साथ चलने। नए युवा आए हैं, नए लोग आए हैं, नई सोच आई है। पाकिस्तान में कुछ नया आया? आप कर पाए? आप मिसाल बने? पहले खुद तो करके दिखाओ जनाब। बाकी बात ये करेंगे वो करेंगे। मालदीव्स के लिए भी आप लोग यही कह रहे थे, अफगानिस्तान के लिए भी आप लोग यही कह रहे थे। आप लोग की अकल नहीं इतनी सी है, दूर का गेम नहीं समझते हो आप लोग। अभी भी आप बांग्लादेश वाले मामले में दूर का गेम नहीं समझे हो। जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको आंसर लाने का प्रोसेस नहीं पता। जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा, शिट ये क्या हुआ। देखते चलिए। चलने की बात की जाती है। अगर हम चल सकते हैं तो हम चलेंगे। अगर मीडिया को हमने टमाटर चाहिए तो कुछ भी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरान को, हमारे लीडरान को उनको देना चाहिए, और यही मैसर होगा सबसे। सर दे रहे हैं, हमने उन्हें चीनी जो है काफी बड़ी तादाद में जो है एक्सपोर्ट की है, लेकिन बात यह कि हम इस हालत में नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क की मदद कर सके। अभी तो हमें खुद मदद की जरूरत है। फिर बांग्लादेश हमारी तरफ क्यों देख रहा है? हम तो खुद जो है दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, यूरोप ममालिक की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं। हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, उसके लिए जो चीज़ बांग्लादेश को चाहिए वो उनको अवेलेबल होगी। हमारे मुल्क में ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमारा मुल्क को अगर एक्सपोर्ट के मौके मिलते हैं तो वो ज़रूर करेगा और उसको पिक करेगा। अगर ये कहें कि इंडिया ही सिर्फ मौजूद है, तो इंडिया कभी भी ये ना सोचे कि इस मुल्क, इस दुनिया में सिर्फ इंडिया ही है जो लोगों को ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान अवेलेबल है। बहुत सारे ममालिक ऐसे अवेलेबल हैं, किसी के पीछे हट जाने से कोई मुल्क बंद नहीं हो जाता, कोई चीज़ें खत्म नहीं होती। और इंशाल्लाह बांग्लादेश के मैं हक में हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए उसके हक में हूँ कि मैं, मेरा इस्लामी ममालिक है, मेरे भाई हैं, मेरे साथ चलने वाले हैं, तो मैं उनको हमेशा ऑलवेज उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं अपने हुक्मरान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा उनके साथ खड़े रहें और उनको सपोर्ट करें। कैसे इंडिया के बगैर सर्वाइव करेंगे? क्योंकि बांग्लादेश अगर तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा है। आप कर रहे हैं सर्वाइव हमारे बगैर? आपके यहाँ टमाटर क्यों इतने महंगे मिल रहे हैं?
जरिए मुल्क है ना, आपके यहाँ प्याज इतने महंगे क्यों मिल रहे हैं? जरिए मुल्क है ना। आपके यहाँ वीट इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? जरिए मुल्क है ना। कभी सोचा इस बारे में? और आप हमारे बगैर नहीं चल सकते। तो 264 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 264 मिलियन डॉलर का सामान आपने पिछली बार हमसे क्यों खरीदा है? सब कुछ होने के बाद वाया दुबई। शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलते हुए? मैं फिर कहता हूं, आप लोगों की आदत है ना कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें बोलने को तो बोल देते हो, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। 264 268 जितने भी हैं मिलियन डॉलर का सामान क्यों खरीदा? दवाइयां हमारे यहां से क्यों खरीद रहे हो? नहीं चल सकते हो तो बंद करो ना, है हिम्मत। अबे बेगैरती, बंद कर देना। गैरत बची है तो दवाइयां खरीदना बंद कर। और दवाइयां, मैं तो पाकिस्तानियों से कहूंगा, अगर जरा भी गैरत तुम लोगों में बची है, जरा भी, मेड इन इंडिया दवाइयां खाना बंद कर दो। अपने मरीजों को भारत भेजना बंद कर दो। जाओ जहां कराना है कराओ, दुबई करा लो, सऊदीया करा लो, अमेरिका करा लो, लंदन करा लो, जहां मन करे कराओ, जाओ यूरोप में करा लो। हमारे यहाँ क्यों भेजते हो? तो लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, क्यों भेजा हमारे यहां? कराओ ना जाके वहां पर। सारी ये हवा हवाई बातें ना, पट्ट से नंगे हो जाओगे, एक्सपोज हो जाओगे फटाक से। इस्लामी मुल्क है बांग्लादेश। कोई बात नहीं। पहुंचा है तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 90% इंडिया ने जो है बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। वहाँ पे खाने पीने की अशिया देखें, ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम बिजली की बात करें। आई डोंट केयर इंडिया, मैं इंडिया को मतलब कोई परवाह नहीं है मुझे इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। इंडिया अगर नहीं दे रहा तो उसकी मर्जी है। अगर एक्सपोर्ट उनके एक रास्ते बंद होंगे तो दूसरे बहुत उनके पास रास्ते पड़े हुए हैं। मुल्क ये पाकिस्तान ना देगा तो और बहुत सारे कंट्रीज पड़े हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, बांग्लादेश इस वक्त रो रहा है। टाइम लगेगा ना, हर चीज को टाइम लगता है। ऐसे फौरी थोड़ी तेज हो जाती है, हर चीज को खत्म टाइम लगता है। ऐसे अचानक कोई भी चीज नहीं बन जाती। अगर एक चीज को तोड़ा जाए, चीज समझ नहीं आ रही कि इंडिया के साथ ये लोग इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया ने बांग्लादेश को कितना जो है वो सपोर्ट किया है। ये इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं? इंडिया के भूखे मर रहे हैं। इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है। सिर्फ सोशल मीडिया, जितना उनका सोशल मीडिया झूठ बोलता है ना, मेरे ख्याल से कोई इस वक्त दुनिया में कोई इतना सोशल मीडिया झूठ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ नहीं बोलता होगा। सबसे ज्यादा अगर झूठ पाया जाता है तो वो इंडिया की पाया जाता है। रिसेंटली आप एक वाकया ले लें जहाँ पे इमरान खान के वो जो कंटेनर का एहतजाज हुआ था डी चौक पे, तो उनकी एक तस्वीर दिखाई जा रही थी कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा था और पुलिस ने गिरा दिया। हाँ, उनको वो चीज नजर आई, लेकिन उनको ये नहीं चीज नजर आई कि जो अजमेर शरीफ में उन्होंने कर रहे हैं कि उनका मंदिर निकला है। ये वो इंडिया सिर्फ बाकायदा एक फसाद बर्पा करता है और फसाद के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो चाहता है कि ये चीज, तो हम जो सच दिख रहा है उसको झूठ मान लें। अगर वो मस्जिद हमारे मंदिर को तोड़ के बनाई गई है और उसके सबूत वहां पे दिख रहे हैं तो हम उनको ना माने। फर्ज कीजिए आपकी कोई मस्जिद है जिसके ऊपर तोड़कर मंदिर बना दिया गया है, भारत में नहीं कहीं और, पाकिस्तान में ही मान लीजिए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और आपको नजर आ रहा है कि यार नीचे मस्जिद के मुझे चिन्ह नजर आ रहे हैं, मस्जिद नीचे नजर आ रही है, उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है, आप छोड़ देंगे उसको? छोड़ देंगे? यही तो दिक्कत है। आप लोगों को जो माइंडसेट है ना कब्जे वाला है, हमने कब्जा कर लिया ना, अब ये हमारा हो गया, हमारे बाप का है। अबे तेरे बाप का नहीं, वो मेरे बाप का है। उसके सबूत दिख रहे हैं वहां पर तो मेरे बाप का है, मंदिर के खंबे दिख रहे हैं वहां पर, तो मैं लेकर रहूंगा ना, अपनी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं? क्या आप छोड़ देंगे अपनी चीज? कल को मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं, तो आप मान जाएंगे कि वो मेरा हो गया, या उसके लिए लड़ेंगे? प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा एक तरफा। ये चीजें खत्म हो तो ये उनके ये झूठ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया को खत्म करना पड़ा है, झूठ खत्म करना पड़ा, लेकिन झूठ उनमें कूट के भरा है। वो इतने नफरत अंगेज बातें करती है मीडिया उनकी कि बात वहीं पे खत्म हो जाती है। सर, पाकिस्तान की मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? आग तो पाकिस्तान का मीडिया भी लगाता है, दोनों तरफ से आग लगती है, ताली दोनों हाथों से ही बजती है। ऐसा कभी पाकिस्तानी मीडिया नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा पॉजिटिव चीज दिखाता है, वो चीज दिखाता है जो किसी के लिए। बेटा तुझे चैलेंज है, तो अगली बार सना के वीडियो में फिरा, सना हाथ में कुरान लेकर आएंगी और कुरान पर हाथ रखकर ये बात कह दे, कुरान पर हाथ रखकर बात कर दे। अगर असली मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, गैरत बची है तेरे में अंदर, तो कुरान पर हाथ रखकर, ये जितनी बातें तूने कही ना, कुरान पर हाथ रखकर कहनी है। तेरा मीडिया जो जहर उगलता है ना, हमारे मीडिया की एक क्लिप दिखा देना, तुम्हारी किरण नाज, फिजा अकबर खान,
जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं हमारे पीएम के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, अगर एक भी क्लिप तूने दिखा दी ना अगर भारत की तरफ से कि हमारी एंकर्स उस लैंग्वेज में, उस गाली गलौज, उस घिनौनी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम्स पेश करती हैं या करते हैं, जो कहेगा वो मान लूंगा। अगर एक बाप की औलाद है तो करियो ये बात, वरना मैं समझ लूंगा तो कई बापों की औलाद है। मिर्ची इसलिए लगा रहा हूं, ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि तुझे गुस्सा है, और गुस्सा आकर तू थोड़ा रिसर्च करे, गुस्सा आकर तू अपने मीडिया को जाकर देखे और तब ये बात कहे। सरेआम झूठ बोलना ये कर रहे हो तुम, डिफेंड करो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तो मत करो जिसकी पोल 1 सेकंड में खुल जाए और उसके बाद तुम नंगे हो जाओ, फिर तुम्हारे बाप पर सवाल उठे। जब वो आगाज करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान उसको कोई उनको उनकी हकीकत उनको दिखाता है। पाकिस्तान मीडिया हमेशा अपनी आंख को सच दिखाता रहे और इंशाल्लाह दिखाता रहेगा। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब हम 1971 की इतनी बड़ी वॉर भूल के बांग्लादेश को एक बार फिर से सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो फिर हम कश्मीर का मसला एक तरफ रखकर इंडिया के साथ ताल्लुकात दोबारा से बेहतर क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया की उभरती हुई मौसी ताकत है, इंडिया की हर इंडस्ट्री आप उठा के देख लें। करना नहीं ना चाहता। इंडिया का एटीट्यूड, गरूर और ये चीजें उनके लिए बड़ी मायने रखती हैं, लेकिन है वो किसी काम के नहीं है। सिर्फ छोड़ने के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं है। अच्छा। बात खत्म हो गई है। मैंने मीडिया की बात की, मीडिया उनका जितना मर्जी छोड़ता रहे, छोड़ देता है। आप नहीं मानते कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है? नो, अगर जैसे मर्जी जितना मर्जी पैसा लगाया जाए, जब तक उनको। अब मैं नहीं मानता कि तू अपने बाप की असल औलाद है। जो तेरा अब्बू है, मैं कहता हूं कि नहीं, तेरा फर्जी अब्बू है, अब्बू तेरा कोई और है। अब मेरे मानने न मानने से कुछ होता है क्या? तू मुझे गालियां ही देगा ना, कैसी बात कर रही है, ये तो ये है, मैं भी वही करूंगा। तेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? सूरज के आगे चिराग दिखाओगे तो उससे सूरज को भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं कितना भी कह लूं कि तेरा अब्बू जो है वो असली बाप नहीं है, तेरा बाप कोई और है, तेरा अब्बू कोई और है, तू मानेगा? नहीं मानेगा। सिंपल। उनको अमेरिका उठा रहा है, वो उठते रहेंगे। नहीं उठाएगा तो कुछ भी नहीं, वो किसी काम के नहीं है। हाँ, कर लेते हैं बात उनकी, किसी न किसी हद तक वो ठीक होंगे। उनकी जो मोदी सरकार है वो काफी टाइम से उनकी हुकूमत रही है, लेकिन जाहिर बात है जब एक हुकूमत को इतना टाइम दिया जाएगा तो अगर वो फिर भी कुछ नहीं कर सकती तो फिर लानत भेजते हैं ऐसी हुकूमत पे। हमारी गवर्नमेंट 3 साल टिकती है, 3 साल नहीं टिकती, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यही वजह है ना कि वहाँ पे सियासी इस्तेकाम होने की वजह से वहाँ पे तरक्की हो रही है, वहाँ के लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। सर, दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भाग के इंडिया में जा रहा है, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं है, ना इन्वेस्ट करने को तैयार है ना उनको। जैसे हमारे पाकिस्तान में हमें कौन चीज ले रही है, आप जानते हैं, खुफिया एजेंसी। आप जानते हैं उस अलादीन के चिराग को जो हमारी गवर्नमेंट्स को गिराते हैं। आप जानते हैं उस अलादीन के चिराग को जिसने हमेशा हमें खराब किया। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ने 5-6 साल पूरे नहीं किए। जब अगर कोई कर लेता है तो उनको अगर उससे तकलीफ होती है, वो कमाओ पुत्र नहीं कमा के लाता तो दूसरा कमाओ पुत्र को आगे कर देते हैं। अब इसने मांग लिया, दूसरे को मांगने के लिए भेज देते हैं। तो ये सिलसिला जब चलता रहेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? उनके पास एक ही है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो जो अलादीन है वो मेरा ख्याल है जब तक साइड पे नहीं होगा तो तब तक मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है, जैसे इंडिया ने इनके तमाम तर ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया? जरूर कर सकता है। और कोई भी मुल्क किसी मुल्क के साथ कभी भी आगे नहीं जाता होता। मुल्क अपने पांव पे खुद खड़े होते हैं और हर चीज अगर किसी के साई के नीचे रह के आप कामयाबी हासिल करते हैं। अबे पाकिस्तानी गजब चोमू है, गजब चोमू है। तो अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो तेरा मुल्क क्यों लेटा पड़ा है 78 साल से? भीख पर चल रहा है तेरा मुल्क। शर्म नहीं आ रही तुझे ये बात करते हुए? एकदम बेगैरती हो, 78 साल में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए बे, एकदम नल्ले हो बे। और ज्ञान दे रहा हूं यहां पे कि कोई मुल्क किसी के बिना नहीं चलता। तो $1-1 बिलियन के लिए कभी सऊदी अरबिया के आगे, कभी यूएई के आगे, कभी IMF के आगे काहे लेट रहे हो बे? अपनी इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हो? क्यों सो रहे हो उनके साथ? इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी यार, बहुत प्यार करता हूं मैं पाकिस्तानी से, क्योंकि अपनी इज्जत ऐसे उतारते हैं ना 1 ही मिनट में, उनको पता भी नहीं होता कि मैंने अभी अपनी इज्जत अपने हाथों उतार दी। कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर वो आपकी कामयाबी नहीं है, तो फिर वो आपकी नाकामी है। कभी भी साया आपसे दूर हो सकता है। अगर आप अपनी कामयाबी के पीछे या अपने साये के नीचे रह के अपने बाजू और अपनी ताकत पे अगर अपना साया करते हैं तो फिर आप कामयाब हैं और वो कामयाबी हमेशा रहती है। सर, क्या नाम है आपका? मुनीब। सर, आपको पता है कि दिन ब दिन इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। इंडिया ने पहले बांग्लादेश के प्याज पर
आलूओं पर और खाने पीने की चीज़ों की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। लेकिन ये सब कर रही थी पहले इंडिया की सरकार, लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा जी हम भी अब बांग्लादेश को मज़ा सिखाएंगे कि किस तरह इंडिया से पंगा लिया जाता है। लिहाजा उन्होंने 1 महीने के लिए जो उनके पार्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके साथ इंडिया के साथ जो मामला थे बांग्लादेश के वो ऑलरेडी बेहतर थे। जब इंडिया ने हमेशा ना बांग्लादेश को सपोर्ट किया, इंडिपेंडेंस के टाइम भी जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस हो रही थी, पाकिस्तान मुसलमानों के साथ उनके मामला खराब थे, बट इंडिया वालों ने उनको सपोर्ट किया, हिंदुस्तान उनको सपोर्ट किया हर मामला में ना। तो आपको इस बात का एहत देना चाहिए था इंडिया को कि वो आपसे एक स्टेप ऊपर थे, वो देने वाला उनका हाथ था, तो उनके साथ मामला ठीक रखने चाहिए थे। मुझे लगता है कि रीज़न जो है, मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि उन्होंने जो हिंदुओं के साथ जो बिहेव किया है, स्टूडेंट्स के साथ टॉर्चर करते रहे हैं, ठीक है, और कुछ कत्ल भी किए हैं नौजवान इंडिया के, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे मुल्क के लोगों को या हमारे रिलीजन के लोगों को आप जो है इस तरह टॉर्चर करोगे या तंग करोगे तो इट्स अ नेगेटिव थिंग जो ये कर रहे हैं। तो बाद में सपोर्ट भी आप उनसे ले रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली और लॉजिकली ये चीज़ समझ नहीं आती कि कंट्री आपको मामला तो हुए भी यहीं से ही खराब हैं कि जब बांग्लादेश ने अपने मुल्क के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, खवातीन के रेप किए, बच्चों पर तशद्दुद किया, उनके घरों को जो है लूटा, उनकी दुकानों को जलाया, उनके मंदिरों को डिमोलिश किया, उसके बाद इंडिया ने ये एक्शन लिया। इन्होंने अब जो है 3 दिन से दिल्ली पुलिस जो है वो ये क्रैकडाउन करे कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर गैर कानूनी रह रहे हैं उनको पकड़ पकड़ कर जो है बाहर निकाला जा रहा है इंडिया से। एग्जैक्टली ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपका कि इस वजह से ही हुआ है क्योंकि रिलीजन जो है वो एक पॉइंट था जहां हर कम्युनिटी जो है वो ट्रिगर कर जाती है। पाकिस्तान है, इसमें इस मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई स्टेप लेंगे किसी दूसरी कंट्री में तो उनके साथ ऑब्वियस सी बात है कि मामला जो फॉरेन मामला है वो खराब होंगे। तो फॉरेन अफेयर्स आपने किसी कंट्री के साथ रखनी है, सही रखनी है। एक तो होता है 50-50 कि अगर हम हैं और ईरान है, हम 50% उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके मुश्किल टाइम में और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मुश्किल टाइम में, तो समझ आती है बात। लेकिन एक कंट्री जो आपको सपोर्ट कर रही है, फॉरेन एड दे रही है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है आपकी क्राइसिस के टाइम में, आप उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ इस तरह बिहेव करेंगे कि आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके घर वालों को तंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग के जो कर रहे थे ये। और जो रिस्पॉन्स इंडिया का है ये आई थिंक इट्स वैलिड। इट्स सवाल मेरा ये है कि क्या इंडिया के बगैर, इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि इनको तमाम तर सपोर्ट जो है वो इंडिया की थी। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो वाहिद इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, उनको जो है हर लिहाज से ऊपर ले जाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, ये ओपिनियन है कि इंडिया की सपोर्ट के साथ ही बांग्लादेश जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। एक टाइम पे आके बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से अच्छी हो गई हुई थी, इकोनॉमी उनके इकोनॉमिकल रिलेशंस जो थे वो बेहतर हो गए थे। और मैं पहले भी ये बात मानता हूँ कि पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हमें भी कोलैबोरेशन चाहिए इंडिया के साथ ना। हम स्टेट ऑफ कंपटीशन में इंडिया के साथ कि हमने उनके साथ कम्पीट करना है। IT सेक्टर में हमारे से बहुत आगे हैं, हर फील्ड में हमसे आगे हैं, इतने स्टेप आगे कि हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश को भी चाहिए था कि वो कम्पीट ना करता, कोलैबोरेट करता, क्योंकि वो हमेशा से उनकी हेल्प करते आए हैं। तो इन माय ओपिनियन अभी वो स्टेट ऑफ क्राइसिस में है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकते हैं। बट यू नेवर नो, एक्सेप्शंस आर देयर, पॉसिबिलिटी है कि वो तो बांग्लादेश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कितनी मुतासिर होने वाली है? क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली के अंदर ऑटो पार्ट्स के व्यापारी हैं उन्होंने ये एक्शन लिया कि हम 1 महीने तक कोई ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कितना नुकसान होने वाला है इससे बांग्लादेश को? पहले तो वो भूख से मरेंगे, अब वो गाड़ियों से भी जा रहे हैं। डेफिनेटली अगर पहले भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले भी जो है वो उनकी इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया से एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से चल रही थी ना, मतलब कि उनके मामला ठीक चल रहे थे। अभी डेफिनेटली उनको एक शॉक लगेगा, उनको एक फॉरेन शॉक लगेगा कि उनके मामला जो है वो बंद हो गया, उनके साथ ट्रेड बंद हो गई है, तो ये डेफिनेटली क्राइसिस में उनको लेके आएगा। तो यू नेवर नो अब क्या होगा आगे। पहले ही बांग्लादेश एक नई सूरत हाल में गया है, वहाँ पर हसीना वाजद की हुकूमत थी, उसके बाद एक इनकलाब, जैसे लोग कहते हैं इनकलाब आया, और इनकलाब के बाद एक नई हुकूमत आई है वहाँ पर, जिसमें लोग कहते हैं ये अवामी हुकूमत है। बहुत से स्टूडेंट थे जिनकी स्ट्रगल से ये सारा कुछ हुआ, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजद, वो जो है यहाँ से इंडिया भागकर चली गई। अब बांग्लादेश को ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि वो हसीना वाजद जो है वो इंडिया क्यों गई हैं और उन्होंने उनको पनाह क्यों दी है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। अगर ये दोनों आपस में इतने ही सगे थे, बांग्लादेश और इंडिया, क्योंकि देखें जो ताल्लुकात होते हैं ना वो एक आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक इसका काउंटर लॉजिक देता हूं। शेख मुजीबुर रहमान को जिसने मारा
उसको कनाडा ने अपने यहां रिहाइश दी। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। शेख मुजीबुर रहमान की जिसने हत्या की उसको कनाडा ने अपने यहां शरण दी हुई है, रखा हुआ है। क्यों? तो मर्डरर था। शेख हसीना ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और हमने तो दलाई लामा को भी रखा हुआ है, चीन से भागकर, मतलब तिब्बत से भागकर। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो दलाई लामा भागकर भारत आए। हमने भारत में भी उनको शरण दे रखी है। किसी की जान बचाना है, किसी को रखना, ये कोई बुरा थोड़ी ना है। अब दाऊद इब्राहिम को भी तो आपने रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा है? क्यों नहीं सौंप देते आप हमें? नहीं सौंप रहे ना। तो आपने तो एक क्रिमिनल को रखा है। शेख हसीना तो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी। और अगर अभी भी देखें तो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर वही थी, इलेक्शन के बाद चुनी गई थी। बांग्लादेश में अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इलेक्शन के बाद चुनी गई डेमोक्रेटिक तरीके से, तो प्राइम मिनिस्टर अभी भी शेख हसीना ही है। आदमी के दूसरे आदमी से नहीं होते हैं, मतलब एक सदर के दूसरे सदर से नहीं होते हैं। ताल्लुकात जो होते हैं वो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ होते हैं। ठीक है ना जी। अब देखिए बांग्लादेश की जो भी, अब देखिए सीरिया से बशर असद भागा तो रशिया ने उसको पनाह दे दी कि नहीं दी? तो कौन सही है कौन गलत है? पनाह देना प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को जानबूझकर मरते हुए नहीं छोड़ सकते अगर प्रॉब्लम में है तो, और वो भी तब जब आपके उनसे अच्छे संबंध रहे हों। शेख हसीना हो या उनके फादर मुजीबुर रहमान हो, उनसे भारत के अच्छे संबंध रहे हों, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे असद के संबंध पुतिन से थे तो उन्होंने रखा, जैसे दलाई लामा के संबंध हमसे थे तो हमने रखा, आज भी है। चीन इससे चढ़ता है। जो भी सूरत हाल थी उनकी इंटरनल सूरत हाल थी, उस पर कोई पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान है उसने कोई मुदाखलत नहीं की। वहाँ पर जो एक जमहूरियत के लिहाज से जो हुकूमत वजूद में आई उसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया, जबकि इंडिया जो है वो अभी भी तस्लीम करने पर राजी नहीं है, सच पूछें, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था कि हसीना वाजद की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो। क्योंकि वो ज़्यादातर तो उसके ताल्लुकात बांग्लादेश। यार गजब, तुम लोग बिल्कुल नासमझ टाइप की बातें करते हो यार तुम लोग। शेख हसीना से पहले क्या जो विरोधी पार्टियां थी जिनकी भारत से नहीं बनती, क्या उनकी भी हुकूमत नहीं रही? क्या खालिदा जिया की हुकूमत नहीं रही है? क्या बीएनपी वालों की हुकूमत नहीं रही है? क्या तो अगर हम चाहते तो हम उसको रोक देते। अगर हमारी इतनी दखल होती वहां पे तो हम खालिदा जिया की हुकूमत ना बनने देते। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं होता, कोई आपके लोगों के पास सबूत नहीं होता। और अगर हमारी दखल इतनी मजबूत होती तो हम तो शेख हसीना का तख्ता पलट होना ही नहीं देते। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। और शेख हसीना अभी थी ना, तो तीसरा टर्म था उनका। उसके पहले कौन था? उसके पहले खालिदा जिया की भी तो सरकार रही है ना, वो एंटी इंडिया रही है ना सरकार। बेवकूफों की तरह आप लोग एनालिसिस करने लगते हैं, आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। छोड़ो, रहने दो यार। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी हो रही है। जैसी खुशी उनको अफगानिस्तान में हुई थी, जैसी खुशी उनको मालदीव्स में हुई थी, वैसी खुशी इनको यहां भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है। लेकिन मेरी बातों का यकीन करिए, रिजल्ट कुछ और निकलेगा। जैसे बाकी जगहों पर निकला ना, यहां पे रिजल्ट कुछ और निकलेगा। इसके पीछे का गेम कुछ और है। आपको क्या लगता है कि भारत ने भी क्यों तख्ता पलट होने दिया? क्या हमें नहीं पता है कि शेख हसीना चाइना से करीब हो रही थी? क्या हमें नहीं पता कि चाइना से बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट जो है शेख हसीना ने चालू करवाए बांग्लादेश में? क्या हमें नहीं पता? तो आपको क्या लगता है कि शेख हसीना हमारे लिए फायदेमंद थी? अगर फायदेमंद थी तो चाइना की तरफ जाती ही नहीं। वो चाइना से भी फायदा उठा रही थी, वो भारत से भी फायदा उठा रही थी, हमें यह मंजूर नहीं था। अब इसको मैं कहने लगूं कि भाई भारत ने खेल किया होगा। आप हमारे दुश्मन को, जब हम आपकी सारी मदद कर रहे हैं, आप हमारे दुश्मन को अपनी जगह में, देश में जगह दे रहे हो, तो हमें तो एतराज होगा। और चाइना को जगह मिल रही थी, पोर्ट्स मिल रहे थे, उसकी सबमरीन्स आ रही थी, उससे हथियार खरीद रहे हो, तो क्या पता ये गेम कहीं और से हुआ है। शेख हसीना को सबक सिखाने के लिए भारत ने ही गेम कराया हो। आप बताओ, सोचिए कभी इस बारे में, इस एंगल से भी तो सोचिए। ये भी तो एंगल है भाई। वो शेख हसीना चाइना गई थी ना, भी आप जाके खबर पढ़िए ना।
जब ये पूरा बवाल हुआ उसके पहले वो चाइना में ही तो थी। तो क्या भारत ये बर्दाश्त करेगा कि चाइना की दखल जो है वो बांग्लादेश में बढ़ती जाए, जहां पर उसकी दखल ऑलरेडी मौजूद है? नहीं है ना। इस एंगल से भी सोचिए कभी। बहुत सारी चीजें होती है सोचने के लिए। ये जरूरी नहीं कि शेख हसीना हमारी दोस्त दिख रही तो हमारी दोस्त ही है। कई चीजें ऐसे भी करनी पड़ती हैं। मालदीव्स ने इतना विरोध किया तब किया, तब भी हम मदद कर रहे हैं ना। अभी भी इतना यूनुस विरोध करा तब भी हम मदद कर रहे हैं ना। आलू भेजा है ना हमने। इसके सब लॉन्ग टर्म की चीजें। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात अगर आप चाहते हैं राणा साहब से बात करना तो प्लीज गैस दे दें। गैस नहीं है बिल वगैरह। खैर ठंड लग रही है, हमारे वो एक्ट देख रहे होंगे आप जिस तरह हम बैठे हुए हैं, ये जिस तरह बातें कर रहे हैं। खैर एनीवेज वीडियो के थ्रू हम हंस भी रहे थे, वो बातें भी हो रही वो इसलिए आंसर रहता है कि गैस यहाँ पे है नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ जरखेज जमीन है जी, और पता नहीं माशाल्लाह लूमोस भाई ने ज्यादा पढ़ ली है पाक स्टडी, खा लिया तो मुझे भी लगता है ये खा ही ली होगी, क्योंकि गैस कल की गैस ही नहीं है यहाँ पे। तो बड़ी जरखेज जमीन है, और लोग जो है यार भाई यहाँ पे अब लगाना छोड़ दिया उन्होंने। बेशक जरखेज जमीन है लेकिन किसानों ने काम करना छोड़ दिया है, जमीनों में फसलें उगाना छोड़ दी हैं, क्योंकि बचता कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए, बाहर से इंपोर्ट तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन अपनों को सहूलतें नहीं देती। अपनों को सहूलतें दे तो यकीन करें यहाँ पे हर कोई लगाए, हर कोई किसान जो है वो हर चीज लगाए, तो यहाँ पे कमी ना हो। यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है किसान को, फिर लगाए क्या? इसलिए वो कहता है दफा मारो। बहरहाल जी उनकी बातें जो हैं आलोक सर की ठीक थी, और वो लड़का जो था वो कहीं ना कहीं जज्बात एहसास में वो खो गया है, और वो पास्ट में जी रहा है, पता नहीं फ्यूचर में जी रहा है, किधर जी रहा है मुझे नहीं पता। क्योंकि जिस तरह की वो वार्तालाप कर रहा है, वो मुझे लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है उसका। कोई कहीं कि ऐसा रीज़न बताए, कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज़ बताता कि जिसके ऊपर हम वार्तालाप करते, हाँ और यार ये बात ठीक कर रहा था। कुछ बातें उसने की हैं वो हम नहीं कर सकते लेकिन यह है कि जो मुल्क के बारे में उसने कहा है कि जी हुकूमतें आती हैं गिरती हैं और फलां हुआ जी, इंडिया अब ताकत में नहीं है जी। यार क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो अपने आप को? जब आईना आपके सामने होता है ना, तो किसी हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि यार तुम आईने की तरह हो। वो बहुत कम लोगों में होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको असलियत आपकी दिखाते हैं, वो आपसे लोलो-पोपो नहीं करते, वो आपकी तारीफ़ें करके आपको ना वो कह लें कि हाइप नहीं करते, और उन्होंने मकसद अपना नहीं, वो अपने काम नहीं निकालने होते। वो लोग आपको दिखाते हैं कि आप में भाई क्या चीज़ ख़ासियत है और क्या कमी है, वो कमियाँ आपको गिनाते हैं। तो आपको लगता है कि यार ये तो बंदा बेइज़्ज़ती कर रहा है, और ये तो आईना दिखा रहा है, ठीक है ना, धोती उतार रहा है। तो पाकिस्तान में कुछ लोग जो है ना आईना देख के भी उनको शर्म नहीं आती। वो उसका अपोज़िट एंगल जो है ना अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, ख़याली पुलाव कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया ना भी साथ दे, अमेरिका साथ ना दे, फिर भी तरक्की कर लेगा। वो जो कह रहा था कि इंडिया कुछ भी नहीं है, खाली शोशे मार रहा है, वो अपना देखो ना यार। आईएमएफ से कर्जे लेकर पता नहीं और किस-किस से तुम माँगते फिर रहे हैं हम लोग। मैं हम ही यूज़ करूँगा क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। हमारा मीडिया पॉजिटिव न्यूज देता है जी। पा काफ़ी हमारा मीडिया न्यूज देता कब है? न्यूज़ नहीं होती, सारा प्रोपेगेंडा होता है। तो यार मैं फजूल में पता भी है कि मीडिया कोई भी है, किसी मुल्क का भी है, वो प्रोपेगेंडा भी जरूर बीच में करता है। नहीं चले ठीक है, प्रोपेगेंडा करें यार किसी भी मुल्क का है, मैं किसी को नहीं सही कहूंगा। अच्छा करे प्रोपेगेंडा करते हैं सारे। प्रोपेगेंडा करें। मैंने इंडियन चैनल भी देखे हैं आज तक, और भी बहुत सारे हैं, मैं उनका नाम लूंगा। वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने एक कबूतर भेजा और ये जासूसी, मतलब ये हुआ है। ये आपने भी देखी होगी खबर, और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो चलती हैं। मीडिया इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, लेकिन इन अ दैट वे कि वो आपके पीएम को गालियां नहीं, निकालें। गाली गलौज तो वो नहीं देते, मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रहा वो हूँ प्रोपेगेंडा करते हैं। नफरत भी फैलाते हैं भाई मीडिया मीडिया कहीं करता की है। भी हो, और पाकिस्तान की कोई दूध की धुली मीडिया नहीं है। वो अब इन्होंने वर्ड यूज किया था लास्ट टाइम, करना पड़ेगा मुझे क्योंकि वो बात मुकम्मल करनी है। तो उन्होंने कहा मोदी हुकूमत ने, उन्होंने कहा गोदी हुकूमत है। तो पाकिस्तान में वो चल रहा था एक किस्म का, एक नारा भी उन्होंने क्रिएट किया, और वो मीडिया वाले जो इतने इतने बड़े चैनल वाले हैं वो उसको चला रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, बिना सोचे समझे कि ये वही हिसाब हो गया। अगर देखें यार 1 या 2% से ही इंडिया हेल्प आउट कर रहा था, आपकी ट्रेड के थ्रू कर रहा था, वो भाई अभी भी कर रहा है आपको बैकडोर, ठीक है। वो आपको महंगा पड़ रहा है, आप स्ट्रेट अवे सीधा कर नहीं सकते क्योंकि आप बेइज्जती महसूस करते हैं। आपने वही कश्मीर वाला मसला और सारा क्रिएट किया हुआ है,
और उसके थ्रू आपको शर्म आती है डायरेक्ट वे में कहते हुए, ठीक है ना, तो पीछे से हाथ करके चादर में से आप लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी आपको महंगा पड़ रहा है, लेकिन इंडिया फिर भी आपको दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप सोचते नहीं है, और ये बंदा यहाँ पे खड़े होकर कह रहा है इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया खाली बातें करता है, ये बस इनकी बातें सुन लो, बाकी मीडिया पे वैसे ही झूठ बताते हैं। बताते होंगे झूठ, मैं ये नहीं कहता कि 100% सच ही है, बताते होंगे, लेकिन भाई जो रियलिटी है, फैक्ट, वो लोग भाई भी कह रहे हैं, फैक्ट है जो भाई वो नजर आता है। उन्होंने अब वो जो डिफेंस के मामलात में बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं और वो उस टेक्नोलॉजी को खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे कहें कि वो फेक है? नहीं, हम तो नहीं ना कह सकते। किस तरह कहें? मतलब हमको कहे ना कोई, हमने देखा हुआ है। अब तो ये मुझसे पूछे या कोई और तीसरा बंदा, चलो चौथा बंदा कर लो हम तीनों में से, तो पूछे कि टेक्नोलॉजी आई है जी, वो फलां टैंक उन्होंने लिया, फलां जहाज लिया, तो ये, तो हम कहें "ओ, नहीं K9 वो कहाँ लिया, वो एक फेक न्यूज थी ये"। अब पता तो हमें है, देखी है वीडियो, सारी दुनिया में वो मशहूर है, अखबारात में आ रहा है, और दूसरी चीजों पे आ रहा है, प्रिंट मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वहां पे आ रहा है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। हमने इग्नोर करना जी, क्यों? दुश्मनी है जी, कट्टरपंथी है जी हिंदुओं से। और तो भाई फिर डायरेक्ट वे में आओ ना कि कट्टरपंथी इस वजह से है, ये चीजें ना करो, फिर 2 नंबर, फिर बेइज्जत होते हो आप। वही बात है लोग सर की, फिर वो माँ बहन की, वो कहते हैं तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो फिर अगले को गुस्सा आता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हमारी चीजें, तो ये बंदा इतना झूठा है, मतलब एक पाकिस्तानी, कि वो डायरेक्ट मीडिया पे आके डायरेक्ट वे में झूठ बोल रहा है कि ये नहीं हुआ और इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, वो तो मर रहे हैं। ठीक है, गुर्बत वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी मानते हैं कि पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ठीक है, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ चीजें चल रही हैं, वो तो अमेरिका में भी चल रही हैं। इतने होमलेस जो है लोग हैं, और उन्होंने इदारे अपने अलग क्रिएट किए हुए हैं, उसके थ्रू वो उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की करता हुआ दूसरे मुल्कों को पैसा देता है, कर्जे देता है, ठीक है, बिहारी लाल ही समझ लें उसे। तो वो जो है वो कर्जे दे रहा है, और उसके हाँ ही जो है बेरोजगार, उनके पास घर भी नहीं है, तो वो होमलेस पीपल वहां पे मौजूद है। तो आप इंडिया की क्या बात करते हैं? आप पॉइंट वो निकाले ना यार, जिसपे ऊपर आप लड़ सकें, जिसके ऊपर मैं भी आपको डिफेंड कर सकूं, हाँ यार पाकिस्तानी बंदे ने बात की है, नौजवान ने, तो ये ठीक है। ये क्या पॉइंट हुए कि यार अगले को, अगला तरक्की कर रहा तो उसे जलना, हसद करना, और फिर हसद में ऐसी बातें करना, फिर भाई अगला बंदा आपको बेइज्जत करेगा, फिर वो जब होल्ड पे होगा, ताकत में होगा, वो आपको बेइज्जत करेगा। और जहां पे 6 बंदे खड़े होंगे, वो हमेशा देखेंगे कि ताकतवर कौन है, पैसे वाला कौन है, वो उसका साथ देंगे, जो रियलिटी है। इस दुनिया में रियलिटी यही है कि आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है, तो आपका होल्डर आपकी सुनी जाएगी। अगर आप गरीब हैं और नीचे हैं, कहीं पे भी लागू कर लें ये कुलिया, नीचे हैं, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपको आपकी ठीक बात पे भी आपको तनकीद किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा, और आपको कहा जाएगा या बकवास कर रहा है यार ये, इसकी बात ना सुनना। तो अच्छा बंदा जो होगा, जो पावर में होगा, उसकी हवा भी चलेगी ना, अगर वो फॉल्ट भी करता है ना, तो वो भी कहेंगे वाह जी वाह, क्या बात है जी, आज तो मैं वाह जबरदस्त हो गई। तो ये एक मिसाल है यहाँ पे दी जाती है इन रियलिटी, कि बड़ों में बोला जाता है कि कुछ अच्छा बंदा हो ना, कोई पैसे वाला हो और सारा कुछ हो, तो वो ये कुछ भी करे ना, तो उसको भी सराहा जाता है। और अगर कोई गरीब बंदा हो, निचले तबके का हो, उसके पास वो चीजें ना हो, तो वो अगर करे तो उसे कहते हैं ऐसे तो बैठने का पता नहीं हो, तमीज नहीं है इसको, तो ये वो 2 लपटे लगाएंगे या गालियां निकालेंगे, निकाल देंगे। ये चीज है, ये फैक्ट है। इंडिया इस वक्त भाई वो चौधरी बना हुआ है, तो वो रिस्पेक्ट करें उसकी, रिस्पेक्ट करें। आपने अपना चले काम निकालना तो आप तरीके से निकालें ना, ट्रेड दोबारा बहाल करें, उनसे चीजें लें, ऑटोमेटिकली चीजें सुधरना शुरू हो जाएंगी। एक साइड से शुरू तो करें। इस तरह की बातें करके आप तो भाई वो और उनके दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं। वो लोग जो कहीं ना कहीं मोहब्बत करते हैं, वो जुड़े हुए हैं अभी भी। लाख कोई कहे कि यार हमने दोस्ती नहीं रखनी, हम निकल जाओ पाकिस्तानी, और हम आपके कुछ नहीं लगते, और ये और वो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत करते हैं। ठीक है, आप अपने आप को देख लें, आप अभी तक देख रहे हैं, ठीक है, और आप लोग कब से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्यार मोहब्बत करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू सो मच। और ये कहना जरूरी था, क्योंकि लोग जो है वो जुड़े होते हैं, जज्बात और एहसास उनके होते हैं, वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको। वो एक बहुत सारे लोग हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं पाकिस्तान को, लेकिन इस तरह के रवैये जिस नौजवान ने रखा हुआ है, और इस तरह के लोग होंगे, तो फिर वो लोगों का रवैया तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। वो 2-4 जो लोग हैं वो भी चेंज हो जाएंगे आने वाले वक्त में, तो बेड़े गर्क पाकिस्तान के होंगे। और इंडिया को कुछ नहीं होने वाला भाई, इंडिया उस हिसाब से जा रहा है और वो आगे की सोच रहा है। उन्होंने तो पीछे सोचना छोड़ दिया है, आपने उसका साथ लेना है।
आपको मदद चाहिए तो प्लीज थोड़ा सा पोलाइट वे में सोचें, ठीक है ना, सुधरने दें और अपनी सोच को भी पाकिस्तानी अवाम को चेंज करना चाहिए। यंग जनरेशन है या जो एल्डर है हमारे बड़े हैं उनको भी सोचना चाहिए, तो चेंज होगी सोच तो कम से कम थोड़ा बहुत ना हम लेट लेट कर सकेंगे तरक्की की राह पे, तो हम भी कह सकेंगे पाकिस्तान थोड़ी बहुत तरक्की कर रहा है जी, हालात बेहतर हो गए हैं, गैस आ गई है, नाश्ता मैंने कर लिया है, फिर कितने मैं यहाँ पे यार। बैठा हूँगा। मतलब मैं कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक अच्छा। सोच रहा हूँ कह रहा नहीं वैसे जी। हाँ, वो भूखे को किसी ने पूछा एक तो एक, उसने कहा 2 रोटियां। तो अभी मेरा जाहिर भी सी वही बात है, हिसाब नाश्ते है, की बातें आ रही नाश्ते की एक चाय का कप एक रोटी। बिल्कुल जी। और इंडिया सीरियसली इंडिया ने वाकई हर तरह से पाया सपोर्ट हुआ जी। इंडिया ने हर तरह से सपोर्ट तो बांग्लादेश को की है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। इंडिया ने स्टेबल करने में पूरी तरह से हेल्प किया है, लेकिन अब इंडिया को लग रहा है कि वो वहां के हिंदू लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इंडिया उनको फायदा दे रहा है तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि जो फायदे वो इंडिया से ले रहे हैं उनको फायदे मिले। तो इंडिया जो है उनके नेट और बुल्ट जो है वो तो टाइट करना अब शुरू करेगा, क्योंकि अब एक्शन जो होता है उसका रिएक्शन तो जरूरी है। तो इंडिया ने ये काम किया कि ऑटो स्पेयर पार्ट जो हैं वो बैन कर दिए हैं, वो अब नहीं जाएंगे बांग्लादेश में। और बाकी जो खाने पीने की अशिया है ना वो बंद नहीं की, वो जा रही हैं। सना अमजद जो है यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि बढ़ा चढ़ा के बयान कर गई हैं। आलोक सर ने भी काउंटर किया है कि यार ऐसा नहीं है, खाने पीने की जो अशिया है वो हम उनको दे रहे हैं। अभी आलू की किल्लत उनको थी, बांग्लादेश में आलू जो है वो उसकी कमी थी, वो बहुत ज्यादा महंगे दामों में बिक रहा था, तो इंडिया ने हेल्प की है, इंडिया ने आलू दिया है। तो सब्जियां जो हैं वो भी इंडिया की तरफ से अभी जा रही हैं। बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर तो अभी काम होगा, आने वाले टाइम में इंडिया मजीद सख्ती करेगा बांग्लादेश के साथ। और भाई साहब हमारे कह रहे थे, जो सना अमजद को इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि हमने भी कैसे मांग मांग तांग के गुजारा करना है। उससे पाकिस्तान यही की तो तरफ सीखना से है ना वो उसने, बड़ा फंड भाई भीख मांगता है, हमने कैसे कटोरा मांगना कैसे है? लेके जाना है। हाँ, फन सीखना चाहता है कि भाई कैसे अपने मुल्क को सरवाइव करने के लिए कभी सऊदी अरब, दुबई या अमेरिका, आईएमएफ या ऐसे कंट्रियों के से पैसे निकलवाने के लिए क्या करने हैं। ऐसे कंट्रियों से पैसे आए रोज आप भी कुछ ना कुछ न्यूज दे देना जी कि हमारी फलां जगह पे गैस निकल आई है, हमारी फलां जगह पे ऑयल रिजर्व निकल आए हैं, वो निकालने के लिए इतने मिलियन इतने बिलियन डॉलर की जरूरत है। तो यही फन है, ये आप सीख लें। और भाई साहब कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश का साथ देंगे और बांग्लादेश हमारे साथ ट्रेड कर, हमारे साथ ट्रेड के लिए मतलब ये तो वो हिसाब लेना हो क्या गया है? कि हम किसी और से लेकर आते हैं लेकिन आपको भी देंगे। अली भाई क्या लेना है इन्होंने हमसे? समझ से बाला तार है। बाकी यार समीर को दे बांग्लादेश जो देंगे। है वो रेडिकल सोच जो है उसको चेंज जब तक नहीं करेगा तब तक हालात जो है वो ठीक नहीं होने वाले। और उन्हें अपनी हालत अगर ठीक करनी है, अगर अपने कंट्री को यहाँ पे उन्होंने रोके, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा तबाही की तरफ नहीं गया, अभी भी चांस है कि बांग्लादेश जो है वो वापस लौट आए और अपनी सोच के ऊपर काबू पा ले और अपने आप को ठीक कर ले। अगर नहीं ठीक करेगा तो फिर बांग्लादेश जो है वो जो है उसकी हालत भी इतनी खराब हो जाएगी जैसे मुल्क पाकिस्तान की अभी हुई है। बांग्लादेश की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो तो वाकई डिपेंड करती है जी इंडिया पे, और इसमें कोई शक नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर जो है वो ऑटो जितनी भी चीज़ें होती हैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स की, तो वो सारा इंडिया का ही है, इंडिया के कंट्रोल में है। तो इंडिया जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने बंद कर दिया है। और अभी जो है उनको गाड़ियों के लिए भी मुश्किलात पड़ेंगी, और अगर कहीं और से भी आएंगे, चाइना से भी आएंगे, तो महंगी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो जब महंगी चीज़ें लेनी पड़ेंगी तो फिर डॉलर भी ख़त्म हो जाएंगे, डॉलर ख़त्म होंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन आएगी, और उसके बाद फिर कटोरा लेके बाहर जाएंगे, हाँ ना। फिर पाकिस्तान बन जाएगा दूसरा। वो भी अभी वो स्टेबल था। और बाकी रही बात, ये बात कर रहे थे बीच में कि उसकी हसीना वाजिद की, तो हसीना वाजिद को किसने उतारा किसने नहीं उतारा ये तो एक अलग बात है, लेकिन अवाम जो है उसको नहीं चाहती थी, ये तो नज़र आ गया। कल भी हमने एक वीडियो देखी थी जो बांग्लादेशी लोगों की थी, हाँ, तो वो तो अवाम भी नहीं चाहती भाई हसीना वाजिद को। और हो सकता है इसके पीछे इंडिया भी हो, क्योंकि इंडिया वो कह रहे हैं ना कि हो सकता है हम नहीं उतारा, क्योंकि वो चाइना के साथ भी डील कर रही थी। हो सकता है सबक सिखाने के लिए हो ये सारा कुछ, हो सकता है बांग्लादेशियों को सबक। लेकिन ये चीज़ें जो है वो कोई भी करेक्ट कह लें कि ऑथेंटिक कह लें कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता, ये बीच की बातें हैं, ना ही हमें पता है। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है और बांग्लादेश के जो आपस में तल्कात हैं वो ख़राब हो चुके हैं, और ख़ासकर जो बांग्लादेशियों ने हिंदुओं पे जुल्म किया है वहाँ के,
और इंडिया आउट के नारे लगाए गए हैं। वो क्यों लगाए गए हैं वो भी उस वीडियो में था, लेकिन ये है कि उसी वजह से जो है वो ट्रेड भी बंद होना शुरू हो गई है, बॉर्डर बंद हो गए हैं, पकड़-दकड़ शुरू हो गई है बॉर्डर पे अगर कोई जा रहा है तो बड़े मसले बने हुए हैं, काफ़ी चीज़ों में जो है वो ट्रेड बंद हुई है, लेकिन काफ़ी चीज़ों में नहीं भी हुई है अभी। तो लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये हालात ठीक हो जाएँ तो अच्छा ही है, क्योंकि ये बांग्लादेशी लोग जो आम लोग होते हैं हमारी तरह के बीच में, वो पिस जाते हैं बेचारे। तो जिनको कोई भी ऐसी गरज नहीं होता कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करें या किसी और के साथ, वो बस अपना गुज़ारा करना चाहते हैं, गुज़ारा करके ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएँगी, तो हालात बेहतर ही हो जाएँ तो मैं तो यही कहूँगा। तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में तो लंबी-लंबी छोड़ रहे हैं, मशत-ए-लूम ज़्यादा वो पी गए हैं घोल के, और ज़रई सोशल ज़मीन भी स्टडीज। बता रहे हैं। ज़रई ज़मीन है लेकिन उसको यूज़ करना भी आना चाहिए, वो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, पाकिस्तान के पास वो यकीन करें वो सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, तब जाके जो है वो फ़ायदा होता है। जो लोग बेचारे कर रहे हैं उनको महँगा पड़ रहा है काम, वो आहिस्ता-आहिस्ता सारे बेच रहे हैं अपनी ज़मीनें। वहाँ पे मकान बनने शुरू हो गए हैं, वहाँ पे कॉलोनियाँ बननी शुरू हो गई हैं। लोग बाहर जा रहे हैं बेच-बेच के। तो कोई भी जो है वो किसानी का काम नहीं करना चाहता, क्योंकि बचत ही कुछ नहीं है, जब बचता नहीं है तो फैमिली को क्या खिलाना है? मिट्टी खिलानी है उस ज़मीन की फिर। तो बचेगा तो तभी जो है वो गुज़ारा होगा ना, कम से कम इतना तो बचे कि उनकी रोटी पूरी होती रहे, वो भी नहीं बचता। तो फिर वो जो है वो छोड़ देंगे। जब फसल को लगाते हैं तो सारा कुछ महँगा होता है, खादें महँगी होती हैं, स्प्रेज़ महँगी होती हैं, और पेट्रोल, डीज़ल महँगा होता है जिससे पानी लगाना होता है। अगर बिजली वाली मोटर लगाएँगे तो बिजली महँगी हो जाती है। तो हर चीज़ में जो है वो महँगाई है, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर जब रेट लगता है तो रेट कम होता है। इतना उन्होंने खर्चा किया होता है जितना रेट लगता है, तो उनको खुद से पल्ले पल्ले से कई लोगों को जो है देना पड़ा है कई जगह पे। तो क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का लगाएगा? तो फिर लगाना ही छोड़ दिया है। तो इसलिए जो है वो कमी हो जाती है, टमाटर, प्याज़ और भी चीज़ें जो हैं कम पड़ जाती हैं पाकिस्तान में। अगर लगाएँ, लगाने की सहूलतें दें, अगर गवर्नमेंट को सहूलत दे तो बाहर से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन यहाँ पे हमारी हुकूमत बस अपनी कुर्सियों को बचाने में, अपने नाम बनाने में लगी हुई है। कोई किसी को नहीं पता कि कौन मर रहा है, कौन क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इम्पोर्ट कर लो जी, इधर से पैसे पकड़ो, उधर दो, इम्पोर्ट कर लो चीज़ें। ये नहीं कि अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी वो लेके आएँ, किसानों को दें, किसानों को सहूलत दें, वो खुद जहाँ पे उगाएँ और यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो लेकिन ये इस बारे में कभी भी नहीं सोचती। हमारे गवर्नमेंट या हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी कोई सोच आगे तक जाती नहीं है, बस उसी वक़्त तक रहती है बस। तो ये आगे का सोचना होता है, आगे का जो सोचता है वो तरक्की कर जाता है, और इंडिया के लीडर्स ने आगे का सोचा है, आगे का विज़न रखा हुआ है, तो वो आज देख लें तरक्की कर बैठे हैं ना, तो पाकिस्तान आज वहीं का वहीं है। तो ख़ैर बहरहाल ये है कि वो जो पहला बंदा था वो तो बस ऐवें पहले छोड़ ही रहा था, बाद में कह रहा था कि हम जो है वो गरीब हो चुके हैं, हम माँग रहे हैं, हम कर्ज़े ले रहे हैं, इसलिए हम गरीब हैं। तो यही बात है ना, जब हम गरीब हैं तो हम बांग्लादेश को क्या गुर्बत ही देंगे फिर? भाई ये चीज़ें भी सोचिए ना साथ। तो बहरहाल ये है कि वीडियो ठीक टॉपिक पे थी, और लोग भाई ने भी जवाब ठीक दिए। हमारा ओपिनियन भी आपने सुन लिया। बाकी बिल्कुल आप जी। अब बताएँ। बिल्कुल जी, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।